तो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ एरिया मेथड में हम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं बीम्स के। तो फिर जिसको स्लोप और डिफ्लेक्शन पता नहीं है वो मैंने कॉन्जुगेट बीम मेथड में सिखाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिर एक सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। ये सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे एक लोडिंग है, ठीक है, डब्लू। तो फिर इस डब्लू की वजह से ये बीम थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो फिर मोमेंट ऑफ एरिया मेथड का फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि एंगल बिटवीन दिस द एंगल डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्लोप इज एरिया मोमेंट ओवर एरिया ऑफ द पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट निकालूँ, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट निकालूँ, ये तो है हमारा थीटा ए, सबको पता है। अगर ये पॉइंट ए और बी है तो ये और ये है थीटा बी, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पर, ये एंगल रहता है एम ओवर ई आई डायग्राम बिटवीन किन के बीच में एंगल बना है, ए और बी के बीच में, ए और बी, ठीक है। तो मोमेंट और ई आई डायग्राम क्या रहता है, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। जहाँ पर लोड है वहाँ पर मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम रहता है वो रहता है WL/4। इसको खाली डिवाइड बाई ई आई करने का है, मतलब 4 डिवाइड बाई ई आई हो जाएगा, ये WL/4 ई आई। तो फिर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इसकी एरिया क्या रहती है, ट्रायंगल की एरिया हम सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाफ, इसका बेस है, इसका लेंथ मतलब L, और इसकी हाइट है WL/4 ई आई, WL/4 ई आई। तो फिर इसको करेंगे तो WL² 4 इंटू 8 ई आई। तो ये रहेगा इसका थीटा। लेकिन हमें ये थीटा नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है थीटा ए और थीटा बी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन स्लोप एट सपोर्ट फाइंड करने के लिए पूछाए जाते हैं। तो फिर ये कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो पहले थ्योरम से हमें ये तो पता चल गया है कि ये जो एंगल हमको मिलता है वो किसी 2 पॉइंट के टेंजेंट से मिलता है, ठीक है। तो फिर वापस एक बीम अज्यूम कर लो, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। वापस यहाँ पर लोड डाल दिया W, ठीक है। तो फिर W डालने के बाद ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे थीटा ए फाइंड करना है तो थीटा ए पे मैंने ये किया, ये है थीटा ए। और अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जहाँ पर मैक्सिमम लोड है उस पर, तो ये तो ज़ीरो है और ये थीटा है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा ए। तो फिर हमको क्या पता चलता है कि एरिया बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू थीटा ए। तो फिर थीटा ए को हम लिख सकते हैं, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो फिर एम ओवर ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड सी। तो इसका भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो यही है जो यहाँ पर बनाया हमने। तो हमको बस ये एरिया से इसको इक्वेट करना है। तो ये एरिया का क्या होगा, हाफ इंटू इसका बेस है L/2, इसका हाइट है WL/4 ई आई, WL/4 ई आई, जो कि होता है 2 WL² 16 ई आई, ठीक है। तो इस तरह से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा भी फाइंड करना है तो फिर से यहीं पर, ये जो टेंजेंट है वो यहीं पर रहेगा और ये रहेगा ये, तो ये थीटा भी और ये थीटा भी मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा से हमें कहाँ पर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है ऐसा फाइंड करना पड़ता है। तो ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है बेंडिंग मोमेंट, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, वो पॉइंट से
जिसका भी हमें स्लोप निकालना होगा उधर तक का एरिया लेना पड़ता है। इसी के लिए इससे तो हमको थीटा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ थ्योरम 1 की कंसेप्ट। ठीक है, तो फिर सेकेंड थ्योरम की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो फिर सेकेंड थ्योरम में एक सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम कर लेते वापस। ठीक है, इसके ऊपर लोड डाल दिया W, तो फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम WAR/4EI, तो ये हो गया मोमेंट ओवर EI डायग्राम। ठीक है, तो लोड की वजह से ये फिर से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अगर मैं पॉइंट ए पे वापस से एक टेंजेंट निकालूं, इस पॉइंट के तरफ से लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये डिफ्लेक्शन मिलता है, लेकिन हमें फाइंड करना है ये y। तो सेकेंड थ्योरम की यूज़ से हम लोग इस y को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फिर वापस एक बीम अज्यूम कर लो। ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप है, ये लोड। ठीक है, तो फिर अगर मैं इसके बदले यहाँ पर टेंजेंट निकालूं, तो इसका टेंजेंट कुछ इस तरह हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह हो जाएगा। तो फिर अगर मैं इसका मूवमेंट यहाँ से लूँ, तो फिर हम मुझे कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, डिफ्लेक्टेड शेप से हॉरिजॉन्टल लाइन तक आपने, तो ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर होने वाला है। तो फिर हमें ये डिफ्लेक्शन एट सेंटर मिल जाएगा। तो फिर इसके लिए दिस एरिया अबाउट पॉइंट ए, तो हमें डिफ्लेक्शन एट सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड कर देंगे। और इन केस ऑफ फिक्स बीम, तो पहले स्लोप देख लेते हैं। फिक्स बीम में स्लोप कैसे फाइंड कर लेंगे। तो फिर फिक्स बीम समझो ये है, यहाँ पर लोड डाल दिया। ठीक है, तो फिर ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द स्लोप एट फ्री एंड। तो फ्री एंड पे सबसे पहले एक टेंजेंट बना लिया, इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, और इस पे हॉरिजॉन्टल, तो ये रहता है हमारा फाइंड करने के लिए स्लोप। तो ये एंगल इधर है, तो ये भी इधर ही होगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर मिलेगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ फिक्स रहता है वो हमेशा ज़ीरो रहता है स्लोप, तो वहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। तो फिर एरिया बिटवीन ए एंड बी इज़ द स्लोप ऑफ द फ्री एंड। उसी तरह से सेकेंड थ्योरम में भी अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये डिफ्लेक्टेड शेप का ये टेंजेंट है, हमें फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस y। तो फिर y कहाँ रहेगा, इस हॉरिजॉन्टल का इधर तक का डिफ्लेक्टेड शेप तक का डिस्टेंस y रहेगा एरिया ऑफ A टू B तक का इंटू CG। ये तो हम देखेंगे बाद में। तो इतना याद रखो कि थ्योरम 1 में हमने सीखा कि जब एक लोड पड़ता है तो ये डिफ्लेक्शन से यहाँ पर जो स्लोप रहते हैं वो रहते हैं हॉरिजॉन्टल तक का एरिया। और थ्योरम 2 में हमने पढ़ा कि जब एक लोड पड़ता है तो डिफ्लेक्टेड शेप में
मैक्सिमम विड्थ रहती है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रहता है वो हॉरिजॉन्टल से सपोर्ट तक का एरिया इनटू उसका सीजी का डिस्टेंस। तो फिर इस मोमेंट एरिया मेथड के सम में सॉल्व करने के लिए हमें कुछ दो शेप के एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूले याद रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें मोमेंट एरिया मेथड, जैसे कि इसमें एरिया भी निकलना है और मोमेंट लेने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस का भी फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए। तो फिर सारे शेप्स के याद करना ज़रूरी नहीं है, दो इम्पोर्टेंट शेप को आप याद कर लो। पहला है असिमेट्रिकल ट्रायंगल, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सबको पता रहता है। तो फिर ये समझो इसकी हाइट है h, ठीक है, और ये है a, ये है b और ये होल लेंथ है l, ठीक है। तो फिर मान लो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, तो फिर इसका डिस्टेंस यहाँ से a प्लस l बाई 3 रहेगा और यहाँ से b प्लस l बाई 3, ठीक है, ये सी जी है। और इसका एरिया तो सबको पता है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और एक शेप है, जब किसी भी बीम पे एक यूडियल एक्ट होता है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक पैराबोलिक शेप में आता है। अगर वो कैंटिलीवर बीम है तो उसका पैराबोला एक डिप्रेस्ड कर्व में आएगा, जैसे कि ये वाला। और अगर उस सिंपली सपोर्टेड पे एक यूडियल एक्ट हो रहा है तो उसका ऐसे कर्व आएगा पैराबोला का, जो कि ऐसा रहता है। तो फिर ऐसे वाले जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो यूडियल रहता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिक रहता है। तो फिर उसका हाफ वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ फिक्स बीम, जब कुछ बेंडिंग मोमेंट ऐसा रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो कि यहाँ पर है, और अगर ये हाइट है और ये है लेंथ, ठीक है, तो इसकी एरिया बनती है 1/3 ऑफ h इंटू एल, और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक 1/4 ऑफ l, तो फिर यहाँ से 3/4 ऑफ l होती है। और इसकी एरिया रहती है 2/3 ऑफ h इंटू एल, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखो शेप्स को, क्योंकि ये बहुत यूज़ आने वाला है मोमेंट एरिया मेथड सॉल्व करने के लिए। तो बस इस वीडियो में आपने कंसेप्ट सीख लिया है मोमेंट ऑफ एरिया मेथड के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।